क्लास यहाँ पर चल रही है और इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आप लोगों को पता है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ टेंस को स्टडी कर रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ टेंस को हम स्टडी कर रहे हैं और जिसमें हम अब तक क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ टेंस में अभी तक हमने सिर्फ किस चीज को पढ़ा है माय डियर, वर्ब को पढ़ा है। और वर्ब में आज हम अपनी लास्ट क्लास में पहुंच गए हैं। वर्ब के टॉपिक में हमने लगभग सारे टेंस को कवर कर लिया है और अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए एप्लीकेशन ऑफ टेंस के रिगार्डिंग। तो आपको मेरी वॉइस और मेरा कहीं ना कहीं जो लिख रहा हूँ मैं ये सब कुछ आपको क्लियरली विजिबल होगा, ऑडिबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमने लगभग सारे टेंस खत्म कर लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सारे टेंस हमने लगभग खत्म कर लिए हैं। और अब जो हम देखेंगे डियर वो है एक्शन वर्ब और ये है नॉन एक्शन वर्ब। अब अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होती है। आपके सामने है एक एक्शन वर्ब और एक नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या है? वो वर्ब जो कार्य का करना या होना दर्शाए, यानी कि ऐसी वर्ब जिससे आप होने वाले कार्य को या तो देख सकें या उसको करता हुआ देख सकें। जैसे आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो कोई व्यक्ति अगर फुटबॉल खेल रहा है तो वो जो एक्शन कर रहा है वो सबको दिखेगा कि हाँ भाई वो कार्य कर रहा है फुटबॉल खेलने का। तो जब एक्शन वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें एक्शन जो है होता हुआ दिखाई दे। अब नॉन एक्शन वर्ब वो वर्ब जो किसी भी कार्य का होना ना दर्शाए। जैसे किसी भी कार्य का होना ना दर्शाए, जैसे सपोज कीजिए आप कह रहे हो आई एम थिंक, आई थिंक आप सोच रहे हैं, आप बैठकर सोच रहे हैं। तो देखिए आपको वहां पर लगेगा कि सर सोचते हुए तो देखते लोगों को मैं बता सकता हूँ, लेकिन वास्तव में अगर किसी व्यक्ति को नहीं दे पता तो वो क्या सोच रहा है तो आप सोचते हुए उसको बता नहीं सकते कि वो सोच रहा है या कुछ और कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो सोच ही रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो सोच ना रहा हो। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं जो ना तो कहीं ना कहीं एक्शन को दर्शाती हैं ना उनसे एक्शन का होना पता चलता। जैसे आप कहीं ना कहीं क्या करने लगे, जैसे आप अपने जैसे आप कहीं पर भी हो, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप दिल्ली से बिलोंग करते हो यानी कि आपकी जो रहन सहन है वो दिल्ली से है और आप कह रहे हो भाई मैं दिल्ली से हूँ। तो अब वो भी एक एक्शन होता है बिलोंग करना कहीं से। लेकिन आप देखेंगे लेकिन आप उसको करते हुए दिखा नहीं सकते किसी को कि कोई जैसे फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, खाना खा रहा है या फिर वो कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, लड़ रहा है, उड़ रहा है, नहा रहा है। ये सब क्या है, एक्शन ऐसे हैं जो आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो जो कार्य होता हुआ दिखाई दे वो एक्शन वर्ब होती है और जिससे कार्य होता हुआ ना दिखाई दे वो नॉन एक्शन वर्ब होती है। तो वो नॉन एक्शन वर्ब होती है माय डियर। अब इनमें फर्क क्या पड़ता है, एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब होने से क्या फर्क पड़ता है जी? बहुत मेजर फर्क पड़ता है, मैं बता देता हूँ। ये जो एक्शन वर्ब है, जो भी एक्शन वर्ब होगी वो किसी भी टेंस में बन जाएगी। एक्शन वर्ब किसी भी टेंस में बन जाएगी, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे वो परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो। वो किसी भी टेंस में कहीं ना कहीं क्या है, बन जाएगी। लेकिन नॉन एक्शन वर्ब की खास बात क्या है जो सबसे ज्यादा स्पेशल है इसके बारे में, कि नेवर यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म और एक्शन। ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगी। नॉन एक्शन वर्ब यदि कोई है तो वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकती। कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है ना तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो सकती, ना वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो सकती, ना वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हो सकती, ना वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हो सकती। इसी के साथ साथ ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो सकती, मतलब कॉन्टिन्यूअस का कोई सा भी टेंस है वो उसमें भी नहीं हो सकती। ना तो कॉन्टिन्यूअस ना ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई सा भी टेंस है उसके कॉन्टिन्यूअस में वो यूज नहीं होगी यदि वो नॉन एक्शन वर्ब है। आप मेरी बात बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्शन वर्ब किसी भी टेंस में यूज हो जाएगी, नॉन एक्शन वर्ब कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होती, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें यूज नहीं होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा क्या एक्शन वर्ब है क्या नॉन एक्शन वर्ब है? देखिए ये मैंने लगभग कुछ एग्जांपल आपको लिखे हुए हैं यहाँ। ज्यादातर तो यही नॉन एक्शन वर्ब होती है, ज्यादातर जो आपको देखने को मिलेंगी यही होती है नॉन एक्शन वर्ब। और इन नॉन एक्शन वर्ब को याद करना पड़ता है आपको, और धीरे धीरे जब आप इनको पढ़ते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपके याद रह जाएगा। नॉन एक्शन वर्ब तो ये है, इधर मैंने इधर लिखी हुई है।
एक्शन वर्ब जो जिनसे भी आपको कार्य होता हुआ दिखाई दे, वो एक्शन वर्ब होती है। जैसे बीट किसी को पीटना, राइट लिखना, रीड पढ़ना, प्ले खेलना, ड्राइव चलाना, वॉच देखना। तो इस तरीके की जिनसे भी कहीं न कहीं आपको कोई एक्शन होता हुआ दिखाई दे, वो क्या होती हैं? एक्शन वर्ब होती हैं। नॉन एक्शन वर्ब जैसे बी माने होना, आई वांट टू बी अ डॉक्टर। अब इसमें कोई एक्शन नहीं है, आप बैठे हुए बस बोल दिया आपने आई वांट टू बी अ डॉक्टर। बोलना एक्शन है, लेकिन होना एक्शन नहीं है। बिकम मैं डॉक्टर बन गया, तो बन गया, अब उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। हाँ भाई कोई डॉक्टर है, वो आपके सामने खड़ा है, वो डॉक्टर बन गया, कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी वर्ब का यूज होता है। लुक, लुक का मतलब देखिए दो होता है, मैंने यहाँ लिख दिया। लुक के दो मतलब होते हैं। लुक के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है प्रतीत होना, और एक मतलब होता है देखना। तो जब ये देखने का मीनिंग देती है, तब तो ये एक्शन वर्ब होती है। जब ये प्रतीत होने का मीनिंग देती है, तो ये नॉन एक्शन वर्ब होती है। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब हैं, जो कहीं न कहीं लुक जो अपने साथ दोनों मीनिंग रखती है, एक्शन का भी और नॉन एक्शन का भी। इसी तरीके से बिलोंग है, मैंने अभी बताया आपको। बिलोंग का मतलब होता है कहीं से रिलेटेड होना, संबंधित होना। ओन, आपके पास एक कार है, आप कह रहे हैं आई ओन दिस कार, तो आप उस कार के मालिक हैं। इसमें ना तो आप कोई एक्शन कर रहे हैं, ना आप देखेंगे कार कोई एक्शन कर रही। यदि आप फुटबॉल खेल रहे हो, तो आप पैर से फुटबॉल को मार भी रहे हो, फुटबॉल दूर भी जा रही है, आपके पास भी आ रही है, आप भाग भी रहे हो। जब आप ओन कर रहे हो किसी चीज को, तो ना तो कार आपके गले में लिपट जा रही है आके, ना कार डांस कर रही, ना कार अपने आप दूर जा रही, ना पास आ रही, तो कोई एक्शन नहीं होता माय डियर, तो इसीलिए नॉन एक्शन है। कंप्राइज किसी चीज से रिलेटेड होना, नो जानना किसी को, मैं आपको जानता हूँ, इस बात में कोई एक्शन नहीं है, बस मैं आपको जानता हूँ, सिंपल थिंग। फील महसूस करना, आप कहीं ना कहीं सर्दी महसूस कर रहे हैं, तो कोई एक्शन नहीं होगा। हाँ, सर्दी महसूस करने से आप कांप रहे हैं, कांपना एक्शन है। फील करना, सर्दी को फील करना, ये कोई एक्शन नहीं है। टर्न, टर्न का मतलब होता है बारी। एक तो होता है मुड़ना, एक होता है टर्न। टर्न मतलब बारी, अब उसकी बारी है। तो जब उसकी बारी है, नाउ इट्स टर्न, नाउ हिज टर्न। तो जब वो इस तरीके से कहेगा हिज टर्न, तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि कहीं न कहीं आपको ये पता लग गया है कि वो जो है अब टर्न की नहीं बारी की बात कर रहा है। कंसिस्ट का मतलब होना, जैसे कंसिस्ट का मतलब क्या है? होना। आप देखिए देखेंगे कि आपने एक एग्जांपल में कहा कि कंसिस्ट में जैसे आपने ये कहा, आपने एक ब्लॉक रखा और उस ब्लॉक के अंदर कहीं न कहीं कुछ मार्बल बॉल्स रख दिए, या मार्बल बॉल्स की जगह फ्रूट्स रख दिए। तो आपने कहा इस दिस बॉक्स कंसिस्ट 6 एपल्स। तो आपने ऐसे बोला दिस बॉक्स कंसिस्ट 6 एपल्स। तो कहीं न कहीं इस बॉक्स में 6 एप्पल है। तो होना किसी चीज़ में भी कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि वो उसमें रखे हुए हैं, बस एक्शन कुछ नहीं हो रहा। अंडरस्टैंड, आप किसी को समझते हैं। आपने कहा आई अंडरस्टैंड यू। आपने उसको कहा मैं आपको समझता हूँ। समझने में कोई एक्शन नहीं हो रहा, बस आप उसे समझते हो। टेस्ट, टेस्ट के 2 मतलब होते हैं देखिए, एक तो होता है चखना और एक होता है स्वाद होना। जब इसका मतलब चखना होता है, आपकी मम्मी ने आपको प्लेट में कुछ खाने को दिया, आप उसे चख रहे हैं, चम्मच में लिया, मुँह में लेके गए, आप उसे चख रहे हैं, तो चखना तो है एक्शन वर्ब। लेकिन अब जब आपने उसे चखा, तो आपने देखा कि यार ये तो बहुत स्वाद है, आपको वो बहुत टेस्टी लगा। जब वो आपको बहुत टेस्ट लगा, उसका स्वाद कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। अब आप उस टेस्ट को महसूस कर रहे हैं। आप बताइए कैसे बताएँगे कि हाँ भाई स्वाद है, इस खाने में जो है स्वाद है, वो क्या एक्शन है? कैसे पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा, आप उसे सिर्फ़ महसूस कर सकते हैं कि टेस्टी है या टेस्टी नहीं है। तो ये स्वाद होने वाली सेंस में नॉन एक्शन वर्ब होता है और चखने वाली सेंस में एक्शन वर्ब होता है। इसी तरीके से स्मेल, स्टैंड, प्लीज़, होप, डिज़ायर, कंसीडर, फॉरगेट, विश, ये सब क्या होते हैं माय डियर? ये सब नॉन एक्शन वर्ब होती हैं। इनको ध्यान में रखेंगे आप, आपके एग्ज़ाम में इससे ज़रूर पेपर में क्वेश्चन आएँगे। आज नहीं तो कल कहीं न कहीं ज़रूर आएँगे। देखिए, ऐसे ही एक स्टैंड भी है वर्ब, स्टैंड भी एक ऐसी वर्ब है। स्टैंड भी एक ऐसी वर्ब है माय डियर, जो क्या कहती है, इसके भी 2 मतलब, एक तो होता है खड़े होना, एक होना स्थित होना। जैसे आप कह रहे हो, मेरा घर पूरब में स्थित है, मेरा घर ईस्ट में स्थित है। माय हाउस स्टैंड्स इन द ईस्ट। मेरा घर ईस्ट में स्थित है। तो जब वो घर ईस्ट में स्थित है, तो इसका मतलब वो कोई एक्शन तो कर नहीं रहा, एक्शन कर नहीं रहा। आज जैसे आपके घर के दोनों तरफ गलियाँ हैं, तो भई मेरा घर आज तो इस तरफ को फेस करके रखा है और अगले दिन देखूँगा सुबह को उठा तो मैं इस तरफ को फेस कर जाता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई एक्शन नहीं होता।
वो वहां स्थित है तो बस है, एक्शन कुछ नहीं हो रहा। तो जब नो स्थित होने वाली सेंस होती है तो नॉन एक्शन वर्ब होता है, और जब खड़े होने वाली सेंस होती है तो एक्शन वर्ब होती है। जैसे आई एम स्टैंडिंग हेयर, यू आर स्टैंडिंग देयर, या ही इज स्टैंडिंग एट द गेट फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से गेट पर खड़ा है। तो खड़े होने वाली सेंस में ये क्या हो जाता है, एक्शन वर्ब हो जाता है। होपफुली आपको एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब के बीच का डिफरेंस समझ आया होगा, और मैंने कुछ एग्जांपल्स के रूप में आपके सामने ये वर्ब भी लिखी हुई है, जिससे आपको एक हल्का सा आइडिया मिलेगा माय डियर कि किस तरीके से ये काम करती है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन वर्ब एंड नॉन एक्शन वर्ब, यू कैन सिंपली से दैट इफ देयर इज एन एक्शन व्हिच कैन बी सीन देन दैट इज अ एक्शन वर्ब, इफ देयर इज एन एक्शन दैट कैन नॉट बी सीन दैट इज नॉन एक्शन वर्ब। यदि आप एक्शन को देख सकते हैं तो वो एक्शन वर्ब है, और एक्शन को नहीं देख सकते तो वो नॉन एक्शन वर्ब है। और दूसरा मेजर पॉइंट, इससे फर्क क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है जी, जो एक्शन वर्ब होगी माय डियर वो एनी टेंस में बन जाएगी, किसी भी टेंस में बन जाएगी। जबकि ये कहते हैं अगर नॉन एक्शन वर्ब है तो ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगी, और किसी भी टेंस में हो सकती है लेकिन कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगी। तो इसी के लिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ आपको दिया। एग्जांपल क्या कह रहा है, एग्जांपल कह रहा है आई एम ओनिंग दिस हाउस, मैं इस घर का मालिक हो रहा हूँ, मैं इस घर का मालिक हो रहा हूँ। अब आपको खुद पता है कि जो नोइंग है माय डियर, ओनिंग जो है ये एक नॉन एक्शन वर्ब है। ये कैसी वर्ब है, एक नॉन एक्शन वर्ब है। और नॉन एक्शन वर्ब कहती है कि वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो सकती। तो जब वो कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो सकती माय डियर, तो ये कहते हैं इसमें से ओनिंग में से आईएनजी हटेगा। अब जब ओनिंग में से आईएनजी हटेगा, आपको ये भी पता है कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनता, और जब इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म खत्म करेंगे तो इसमें से हेल्पिंग वर्ब भी हटानी पड़ेगी। तो आई के साथ सिर्फ क्या रह जाएगा, ओन। आई ओन दिस हाउस, कोई कुछ भी चेंज नहीं होगा। आई ओन दिस हाउस, सिंपली आई ओन दिस हाउस। क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, इसीलिए ये किस में बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया माय डियर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहुंच गया। तो प्रेजेंट का टेंस है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, पास्ट में नहीं जाएगा, फ्यूचर में नहीं जाएगा। तो आई एम ओनिंग, इसकी कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म करनी है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म करने के लिए इसमें हेल्पिंग वर्ब हटानी पड़ेगी, और वर्ब में से आईएनजी हटानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आई ओन दिस हाउस, सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए आई एम नोइंग हिम सिंस 2009, मैं उसको 2009 से जान रहा हूँ और अभी तक जान नहीं पाया हूँ। अगर मैं इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही रखूं तो देखिए कितनी गलत फीलिंग आती है। वो कह रहा है आई एम नोइंग हिम सिंस 2009, मैं उसको जान रहा हूँ 2009 से, मैं उसको 2009 से जान रहा हूँ। आपने आज तक ये सेंटेंस कहीं नहीं सुना होगा, जबकि आप ये कहना चाहते हैं कि मैं उसे 2009 से जानता हूँ। तो अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे इसमें नो आया। अब जो नो आया माय डियर वो आईएनजी फॉर्म के साथ आया, यानी ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और आपको पता है नो जो है वो एक नॉन एक्शन वर्ब है। तो जब ये एक नॉन एक्शन वर्ब है माय डियर, तो नॉन एक्शन वर्ब कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं हो सकती। तो इसमें से एम भी डिलीट हो जाएगा और आईएनजी फॉर्म भी डिलीट हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, नो बचेगा। तो आई नो हिम सिंस 2009। अब मुझे पता है मैंने इसकी कॉन्टिन्यूअस टेंस तो खत्म कर दी, लेकिन आपको पता है ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये इंडेफिनिट टेंस में आती है, क्योंकि टेंस प्रेजेंट है। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आई नो हिम सिंस 2009। अब आपने देखा यार इंडेफिनिट टेंस है और उसके साथ सिंस 2009 दे रखा है। सिंस 2009 का मतलब है टाइम एक्सप्रेशन। किसी भी समय के पहले जब सिंस या फॉर दिया हो तो उसे टाइम एक्सप्रेशन बोलते हैं माय डियर। तो इंडेफिनिट टाइम और टाइम एक्सप्रेशन, इंडेफिनिट टेंस और टाइम एक्सप्रेशन मिलकर क्या बनाते हैं माय डियर, इंडेफिनिट टेंस और टाइम एक्सप्रेशन मिलकर वो क्या बना देते हैं, परफेक्ट बना देते हैं। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो ये कौन सा टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो दिस विल चेंज इनटू हैव नोन। हैज हैव के साथ वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस बन जाएगा आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम, आई हैव नोन हिम सिंस 2009। तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव नोन हिम सिंस 2009। आप मेरी बात समझ पाए होंगे। यहाँ पर दो फॉर्मूले एक साथ कंबाइन होकर सेंटेंस में आए। पहला फॉर्मूला है यदि एक नॉन एक्शन वर्ब है, यदि क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है, तो नॉन एक्शन वर्ब कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकती। तो इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म करके इसे सिंपल इंडेफिनिट में बनाया गया, नो में, आई नो हिम सिंस 2009। अब क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ सिंस
सिंस के साथ 2009 दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टाइम एक्सप्रेशन हो गया। तो जब ये टाइम एक्सप्रेशन और इंडेफिनिट टेंस मिलते हैं, टाइम एक्सप्रेशन और इंडेफिनिट टेंस मिलते हैं, तो ये सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ नो नहीं आएगा, मेरे साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैव नोन हो जाएगा। तो आई हैव नोन हिम सिंस 2009। तो ये सेंटेंस इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? निशित, इज एवरीथिंग क्लियर नाउ? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है थर्ड में, ही इज लुकिंग सैड टुडे, वह आज दुखी दिख रहा है। ही इज लुकिंग सैड टुडे, तो दिखना सैड नहीं होता, दिखने में सैड नहीं होता, आप एक्चुअली कहना चाहते हो कि वो आज दुखी प्रतीत हो रहा है या वो आज दुखी महसूस हो रहा है। दुखी दिखते कैसे हैं हमें नहीं पता। आप कपड़े अच्छे पहन के हैंडसम दिख सकते हैं, आप कपड़े खराब पहन के बेकार दिख सकते हैं, लेकिन दुखी आप दिखते नहीं हैं, दुखी आप महसूस होते हैं। आप हमेशा अपने दोस्तों से कहते हो आज तो भाई दुखी लग रहा है, आज कैसे सैड लग रहा है, तो लगता है, वो दिखता नहीं है। तो ये लुकिंग जो है, जो लुकिंग है, क्योंकि वह सैड दिख रहा है, तो माय डियर वो यहाँ पर लुक जो है उसकी मीनिंग जो है वो कैसी है, प्रतीत होना। और जब लुक का मतलब प्रतीत होना होता है तो वो एक नॉन एक्शन वर्ब होती है। और नॉन एक्शन वर्ब ये कहती है कि वो कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकती। तो जब कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं हो सकती तो हमें इसमें से सबसे पहले इज हटाना पड़ेगा और लुकिंग में से आईएनजी डिलीट करनी पड़ेगी। तो हमें लिखना चाहिए था लुक, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्ट ही है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन होने के कारण हमें लुक में क्या लगाना पड़ेगा माय डियर, एस लगाना पड़ेगा। तो ही लुक्स सैड टुडे, वो आज दुखी प्रतीत हो रहा है। तो जब वो दुखी प्रतीत हो रहा है तो ही लुक्स सैड टुडे, तो लुक्स आएगा ना कि लुकिंग। तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं हो सकता। जैसे सेकंड देखिए, ही इज लुकिंग एट मी, वह मुझे देख रहा है, वह मुझे देख रहा है। यहाँ पर लुकिंग का मतलब है देखना। वह मुझे प्रतीत हो रहा है नहीं, ही इज लुकिंग एट मी, वह मुझे देख रहा है। तो देखने में ये वर्ब कैसी होती है, एक्शन। और जब ये एक्शन वर्ब होती है तो आईएनजी फॉर्म में ये बन सकती है, तब इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे नीचे एग्जांपल है, माय होम इज फेसिंग द ईस्ट, मेरा घर पूरब की ओर मुंह करके है, यानी कि मेरा घर पूरब की ओर है। तो आप खुद बताइए, इज फेसिंग लगा रखा है, तो आपका घर अगर पूरब की ओर है तो वो क्या घर कोई एक्शन करता है? वहां पर वो सुबह को पूरब में रहता है, शाम को पश्चिम में चला जाता है, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बन सकता, क्योंकि ये नॉन एक्शन वर्ब है। और जब ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बन सकता माय डियर, तो ये कहते हैं इसमें से कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आपको डिलीट करनी पड़ेगी। इसमें से कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आपको डिलीट करनी पड़ेगी। तो माय होम फेस आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि माय होम एक सिंगल चीज है, आपने माय होम्स नहीं कहा, एक सिंगल चीज है। तो जब सिंगल चीज है तो सिंगल चीज के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब में क्या लगता है, एस या ईएस। तो माय होम फेसेस द ईस्ट, क्योंकि ये नॉन एक्शन वर्ब है इसीलिए कभी कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेगी, इंडेफिनिट में बनानी पड़ेगी। और इंडेफिनिट में बनाने के लिए आपको इसमें से आईएनजी हटाना पड़ेगा। ये था नॉन एक्शन और एक्शन वर्ब वाला पार्ट निशद। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमें बहुत ही एक शानदार ग्रामर को पढ़ना है, और ये ग्रामर है रिलेटेड टू यूज ऑफ सिंस। इसको कहते हैं यूज ऑफ सिंस। सिंस बहुत ही शानदार शब्द है। देखिए सिंस के दो मतलब होते हैं। एक सेंस में सिंस से का मीनिंग देता है, एक सेंस में सिंस किसका मीनिंग देता है, से का। अभी तक पढ़ते हुए आए हैं आप लोग, जहां पर हमने पढ़ा था सिंस 2009, जहां पे भी कहीं सिंस लग जाता है, सिंस 2009 इसका मतलब 2009 से, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा सिंस का मतलब होता है जब से। दूसरा सिंस का मतलब क्या होता है हिंदी में, जब से। एक सेंस में सिंस जब से का मीनिंग देता है। यहाँ पर ये एज ए प्रीपोजिशन होता है और यहाँ पर ये एज ए कंजंक्शन होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंजंक्शन का मतलब होता है किसी भी दो क्लोजेस को जोड़ना, टू क्लोजेस को कंबाइन करना। आप अब समझेंगे, पास्ट में डेफिनेट टाइम को शो करता है, निश्चित समय को शो करता है, ये आप अभी तक पढ़ते हुए आए हो कि सिंस का क्या मतलब होता है। एज ए प्रीपोजिशन आप देखोगे बस सिंस के बाद टाइम लगा हुआ होगा, सिंस
मॉर्निंग, बस और कुछ नहीं, कोई क्लोज नहीं, कोई सेंटेंस नहीं, कुछ नहीं, सिंस मॉर्निंग सिर्फ इतना लिखा हुआ होगा माय डियर, या सिंस 2 पीएम कोई टाइम लिखा हुआ होगा, सिंस 2 पीएम, और इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ होगा। तो ये तो होती है प्रीपोजिशन, जब वो सिर्फ एक टाइम के पहले लिखी हुई हो। लेकिन कंजंक्शन का काम होता है दो क्लोज को कंबाइन करना, यानी कि जोड़ना। तो एक क्लोज पहले होती है, एक क्लोज बाद में होती है, और बीच में क्या लिखा होता है माय डियर, सिंस लिखा हुआ होता है। जब दो क्लोज हो, एक बाद में और एक पहले, और सिंस बीच में हो, तो ये हमेशा मीनिंग किसका देगा, जब से का मीनिंग देगा। और जब ये जब से का मीनिंग देगा तो ये एज ए कंजंक्शन काम करेगा दो क्लोजेस के बीच में। देखिए इंपॉर्टेंट बात, इन बोथ सेंस, चाहे वो कंजंक्शन हो, चाहे वो कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन हो, दोनों ही टाइम में सिंस किसको डिनोट करता है, टाइम एक्सप्रेशन को। जैसे अब आपने कहा एग्जांपल ये आप करते हुए आए हो, आई हैव बीन लिविंग इन मेरठ सिंस 2005, मैं 2005 से मेरठ में रह रहा हूँ। तो आप 2005 से मेरठ में रह रहे हैं, तो आप देखेंगे ये जो सिंस है, इस सिंस का जो मतलब है वो यहाँ पर क्या निकलेगा, से निकलेगा। मैं मेरठ में रह रहा हूं कब से, 2005 से, 2005 से, 2005 से। तो से का मीनिंग देता है ये। तो जब ये से का मीनिंग देता है तो ये आपको पता ही है टाइम एक्सप्रेशन तो होता ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमें जो पढ़ना है माय डियर, अब हमें पढ़ना है सिंस जब कंजंक्शन होगा। एग्जाम्पल 2, सिंस जब कंजंक्शन होगा, तो कंजंक्शन का मतलब होता है दो क्लोजेस को जोड़ना। दो क्लोजेस को जोड़ने से मेरा मतलब है एक क्लोज सिंस से पहले होगी और एक क्लोज सिंस के क्या होगी, बाद होगी। दो क्लोजेस को जब ये जोड़ेगा तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे, सिंस कंजंक्शन के रूप में दो क्लोजेस को जोड़ता है तो पहले एक उससे पहले क्लोज होगी, एक उसके बाद में क्लोज होगी। बस ये चीज आपको याद रखनी है कि सिंस से पहले जो क्लोज होगी वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगी या प्रेजेंट परफेक्ट में, और सिंस के बाद वाली क्लोज हमेशा ही किस में होगी माय डियर, पास्ट इंडेफिनिट में होगी। एक बार मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर दे रहा हूं, सिंस यदि किसी दो क्लोजेस के बीच में आएगा तो इससे पहले या तो टेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट, और सिंस के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं, हमेशा ही क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। अब वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ये डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस कैसा दिया गया है। यदि इंडेफिनिट है तो उसे परफेक्ट बना देंगे, कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस कॉन्टिन्यूअस में चेंज होता है, इंडेफिनिट टेंस परफेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर इन्होंने दिया, आई डिड नॉट मीट हिम सिंस आई लेफ्ट होम, मैं उससे नहीं मिला, मैंने जब से क्या है, घर छोड़ा। अब देखिए सिंस लिखा हुआ है, अब सिंस का आप यहाँ पर से मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे चाहे कितने ही आप कोशिश कर ले। आई डिड नॉट मीट हिम, मैं उससे नहीं मिला, से मैंने घर छोड़ा, आई लेफ्ट होम, से नहीं आएगा मीनिंग। आप ये कहना चाहते हो मैं उससे नहीं मिला जब से मैंने घर छोड़ा है। तो देखिए जब भी सिंस दो क्लोजेस के बीच में आएगा तो आप पाएंगे कि इसका मीनिंग हमेशा ही क्या आएगा, जब से। अब आपको ध्यान रखना है कि ऊपर आपने पढ़ा सिंस है, उसके पहले, सिंस के पहले माय डियर कौन सा टेंस आएगा, सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट, और सिंस के बाद क्या आएगा, हमेशा पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए सिंस के बाद एक क्लोज है, सिंस के पहले एक क्लोज है, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब सिंस के बाद वाली क्लोज को आप देखेंगे तो यहाँ लीव की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, लेफ्ट, और सेकंड फॉर्म आप पढ़ते हुए आए हैं सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आती है। तो सेकंड जो क्लोज है, जो सिंस के बाद वाली क्लोज है, वो तो पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट में होने की वजह से ये वाली क्लोज तो करेक्ट हो गई। अब सिंस के पहले वाली क्लोज पे चलें। सिंस के पहले वाली क्लोज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में होनी चाहिए। अब आपने देखा ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। डिड के साथ वर्ब की क्या दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है माय डियर। तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट है, मैंने अभी बताया यदि इंडेफिनिट है तो परफेक्ट में चेंज कर दो, कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दो। क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए टेंस। तो ये डिड नॉट मीट रॉन्ग हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हैव नॉट मेट, क्योंकि हमें ये किस में बनाना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों बनाया, क्योंकि टेंस इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट टेंस यदि दिया हुआ है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाएंगे।
तो होपफुली आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। नहीं समझ पा रहे, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, सिंस यहाँ पर मीनिंग दे रहा है जब से का, और जब ये जब से का मीनिंग देता है तो ये दो क्लोजेस को जोड़ता है, एक इसके बाद होती है, एक इसके पहले होती है। अब इसकी कहानी क्या है, यदि सिंस के बाद कोई क्लोज आ सकती है तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। सिंस के पहले कोई क्लोज है तो वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट में ही आएगी। अब यदि कोई भी इंडेफिनिट टेंस है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है। अब यदि कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाना है। इंडेफिनिट कोई सा भी हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। कॉन्टिन्यूअस कोई सा भी हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। अब सिंस के बाद आपने देखा यहाँ तो लेफ्ट है, सेकंड फॉर्म है, ये तो करेक्ट है। लेकिन सिंस के पहले आपने देखा डिड नॉट मीट है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट है। अब आपको पता है यहाँ पर दो ही टेंस आ सकते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। तो पास्ट इंडेफिनिट है तो ये गलत है। यहाँ पर अब आपको लगाना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ आएगा हैव नॉट मेट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ। तो इसीलिए आपने देखा हैव नॉट मेट आएगा। एक और देख लीजिए, कई बार क्या होता है, सिंस को उठा के बीच में से उठा के स्टार्टिंग में रख देते हैं, यानी कि क्लोज को उठा के, इतनी क्लोज को उठा के आगे रख दिया, शुरू में रख दिया, तो फिर कोमा लगा देते हैं। इसका मतलब यही होता है कि ये बीच में है। तो अब सिंस के बाद वाली क्लोज ये है और सिंस से पहले वाली क्लोज ये है। सिंस को जब स्टार्टिंग में रख देंगे तो जो सिंस के साथ क्लोज है उसे तो बोलते हैं सिंस के बाद वाली क्लोज, और जो अलग क्लोज है उसे बोलते हैं सिंस के पहले वाली क्लोज। तो अब देखिए, जो सिंस के बाद है वो पास्ट इंडेफिनिट में होनी चाहिए। कंप्लीट की सेकंड फॉर्म कंप्लीटेड दी हुई है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में ही है, तो ये तो करेक्ट होगी। अब जो सिंस के पहले वाली क्लोज है जो बाद में लिखी है कंफ्यूज करने के लिए, उसमें लिखा है आई एम डूइंग जॉब इन दिल्ली। एम डूइंग दे रखा है। एम डूइंग का मतलब क्या है माय डियर, कि आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, लेकिन हमें पता है कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये टेंस होना चाहिए। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहता है मेरे साथ एम नहीं, हैव बीन डूइंग आएगा, हैव बीन डूइंग। तो एम को हटा के आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैव बीन लगाना पड़ेगा। अब बताइए निशत, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इस चैप्टर में? अगर कोई है तो मुझे बताइए, मैं उसे दोबारा रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। कहीं पर कोई डाउट है वो बताइए। नो डाउट। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको कोई डाउट नहीं है। कोई भी दिक्कत होगी तो मैं हमेशा यहाँ हूँ, कोई डाउट आपको आता है उसके लिए भी यही हूँ, कोई टेंशन नहीं। ये एक छोटा सा पार्ट था जो रह गया था कल। अब देखिए, आज आपका एप्लीकेशन ऑफ टेंस लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं बची है जो आपको पता होनी चाहिए और आपको पता ना हो। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपनी तरफ से। अब आप दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़िए, मैं गारंटी देता हूँ, दुनिया के किसी भी टीचर से पढ़िए, दुनिया की कोई भी बुक पढ़िए, आपको जो मैंने बताया है, जो मैंने पढ़ाया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। आप चाहें तो ट्राई करके देख लीजिएगा। आप लाइफ में कभी ना कभी दोबारा किसी से ज़रूर पढ़ेंगे। यदि आपने एप्लीकेशन ऑफ टेंस जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, वो आपने पढ़ लिया और कहीं न कहीं उसको प्रैक्टिस कर ली, तो आप देखेंगे कि यू विल हैव नो डाउट, यू विल हैव नो क्वेश्चन रॉन्ग रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ टेंस। ये मेरा आपको कहीं न कहीं आश्वासन है। आप कहीं से भी पढ़िए, नई चीज़ें इसमें देखने को मिल जाएँगी, लेकिन वो इसी के आधार पर होंगी जो हमने पढ़ा है। इसके अलावा कुछ नहीं नया मिलेगा। 1-2 कोई बात वर्ब नहीं मिल जाएगी, कोई एग्ज़ाम्पल नया मिल जाएगा, और कहीं पर आपको कोई परेशानी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच निशत। मेरी तरफ से ये आज कंप्लीट है। आपको पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग से लेके आज तक यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई वो भी पूछ सकते हैं। मैं आपको उसे कंप्लीटली बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अभी मेरे पास थोड़ा-सा समय है, मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ। आप बस इसे सुनिए, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें पता है। मैं बता रहा हूँ, जैसे सबसे पहले हमने एप्लीकेशन ऑफ टेंस को शुरू किया। एप्लीकेशन ऑफ टेंस में हमने टाइम, एडवर्ब और एक्शन को पढ़ा। टाइम में हमने पढ़ा पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन को।
पॉइंट ऑफ टाइम वो टाइम होता है जिसमें हम कहीं ना कहीं आप जानेंगे पर्टिकुलर टाइम को, डेट को निश्चित करते हैं। और टाइम एक्सप्रेशन वो होता है जिसमें टाइम सिंस या फॉर के बाद दिया हो। सिंस डेफिनेट टाइम के आगे आता है या नाम हो उस टाइम का उससे पहले, और फॉर जो है वो इंडेफिनिट टाइम के आगे या काउंटिंग से पहले आता है। कुछ एडवर्ब्स होती हैं, वो सॉरी कुछ एक्सप्रेशन होती हैं, ऑल अलोंग द डे, थ्रू आउट द डे, द होल डे, ये कुछ एक्सप्रेशन होती हैं जो सेंटेंस में टाइम एक्सप्रेशन का काम करती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस है और उसके साथ यदि पॉइंट ऑफ टाइम आ गया तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है। इसके बाद हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पढ़ा, उसके एग्जांपल्स को पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ एडवर्ब्स पढ़ी। जैसे कुछ एडवर्ब्स आप लोगों ने पढ़ी, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, स्टिल, ये सेंटेंस को कॉन्टिन्यूस टेंस में ले जाती हैं। इसके बाद आपने कुछ एडवर्ब्स पढ़ी जिसको आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीजें पता चली। उसके बाद आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट चार चीजों को डिनोट करता है, हैबिट, रेगुलर एक्शन, कस्टम, जनरल ट्रूथ। और प्रेजेंट परफेक्ट किस चीज को डिनोट करता है, जब कार्य अभी अभी हुआ हो या अभी तक ना हुआ हो, वो उसको डिनोट करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने एग्जांपल्स देखे जिसमें हम रेगुलर एक्शन और हैबिट्स को पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में कोई कार्य अभी अभी हुआ या अभी तक हुआ उसको पढ़ते हैं। हैज, हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या उसमें एस या ईएस आता है। उसके बाद आपने कुछ एडवर्ब्स पढ़ी, रेयरली, जनरली, न्यूट्रली, जनरली, और समटाइम्स, नेवर, यूजुअली, ऑफन। ये जिस भी सेंटेंस में आएगी वो इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है, कॉन्टिन्यूस में नहीं रहता, तो वो आपने चेंज किया। इसके बाद आपने कुछ एडवर्ब्स और पढ़ी, जैसे एवर, जस्ट, जस्ट नाउ, टिल, टिल नाउ, सो फार, टू दिस मोमेंट, ऑफ लेट, लेटली, ये एडवर्ब पढ़ी। यदि ये किसी सेंटेंस में आ जाती हैं तो वो सेंटेंस को किस में ले जाता है माय डियर, वो ले जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद आपने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट को पढ़ा। पास्ट इंडेफिनिट में आपने पढ़ा कोई भी अगर पास्ट में एक सिंगल एक्शन हुआ तो वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, और यदि पास्ट में कोई दो एक्शन हुए तो वो पास्ट परफेक्ट में बनेंगे। दो एक्शन में आपको ये याद रखना था कि दो एक्शन एक दोनों अगर एक साथ हो रहे हैं तो दोनों प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में बनेंगे। यदि एक पहले और एक बाद में हो रहा है तो पहले होने वाला एक्शन पास्ट परफेक्ट में बनेगा और बाद में होने वाला एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इसके बाद आपने फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट को पढ़ा। फ्यूचर इंडेफिनिट में मतलब है काम आने वाले समय में होगा, और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है काम आने वाले समय में पूरा होने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं दोनों में जो डिफरेंस है वो टाइम बाउंड का डिफरेंस है। यदि बाय या बिफोर दे रखा है सेंटेंस में तो वो बनता है माय डियर फ्यूचर परफेक्ट में। बाय या बिफोर नहीं दे रखा तो वो बनता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। इसी से आपने ये भी पढ़ा कि जो काम फ्यूचर में आने वाले समय में होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट, और जो आने वाले समय तक पूरा हो जाएगा वो फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट में और फ्यूचर परफेक्ट में ये आपने पढ़ा। इसके अलावा फ्यूचर में यदि दो काम हो तो वहां पर भी कॉन्सेप्ट लगता है पहले काम का और बाद वाले काम का। जो काम पहले होगा वो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, और जो काम बाद में होगा वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये उस वाली क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि जनरली क्या होता है जैसे पास्ट में दो एक्शन है तो पास्ट परफेक्ट में अर्लियर एक्शन बनता है और पास्ट इंडेफिनिट में लेटर एक्शन बनता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी फ्यूचर परफेक्ट से इसलिए आते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर लेटर एक्शन है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों बनेगा, जबकि सेंस आप निकालोगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनना चाहिए था। ये आपने पढ़ा। इसके बाद आज हमने पढ़ा कि कहीं ना कहीं एक्शन वर्ब होती है और नॉन एक्शन वर्ब होती है। उसमें मेजर डिफरेंस ये है कि जो एक्शन वर्ब है वो कभी भी कॉन्टिन्यूस में नहीं हो सकती। जो नॉन एक्शन वर्ब है जो नॉन एक्शन वर्ब है वो कभी कॉन्टिन्यूस में नहीं हो सकती। जो एक्शन वर्ब है वो किसी भी टेंस में हो सकती है। उसके हमने कुछ एग्जाम्पल किए। इसी के साथ साथ हमने सिंस वाला एग्जाम्पल किया। सिंस जब कंजंक्शन की तरह काम करे तो वो दो क्लोज के बीच में आता है। आपको ये याद रखना है कि सिंस के बाद वाला हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा, और सिंस से पहले वाला या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये इसकी ग्रामर होती है। दिस इज ऑल आई हैव टॉट यू। देखिए आप सोचेंगे बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा, आपको मैंने बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाया है तो आपको फिर दिक्कत होगी आगे। आपको मैंने वही पढ़ाया है जो एक हाई स्कूल या इंटरमीडिएट किए हुए बच्चे को पता होना चाहिए। उसे अपनी बात कहने का सही तरीका आना चाहिए। ये सब चीजें वो हैं जो आपकी स्कूलिंग से हैं।
आपको मैंने एप्लीकेशन ऑफ टेंस आज पढ़ा दिया है। आप कहीं पर भी जाके देखिएगा, आपको इसके बाहर कहीं कुछ नहीं मिलेगा। कितनी अच्छी से अच्छी बुक पढ़ लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ मुझसे पढ़ रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पता नहीं दुनिया में क्या-क्या पढ़ाया जा रहा होगा, लोग क्या-क्या पढ़ रहे होंगे। मैं आपको बताऊँ, मैंने इतने लोगों को पढ़ाया है और जितने भी लोगों को मैंने ग्रामर पढ़ाई है, उन्होंने कहा है कि सर आज तक हमने ग्रामर को इस तरीके से और इतने डिटेल में कभी नहीं पढ़ा। क्योंकि सभी टीचर्स ने उनको सिर्फ़ ऊपर से टेंस पढ़ा के भेज दिया। उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है, ये आज तक किसी ने उन्हें नहीं पढ़ाया। It will improve your writing, it will improve your writing style, it will make your essay or your letters or your sentences more efficient. Or now when you will type on WhatsApp, Facebook, anywhere, you will see that am I using a right grammar or not, am I taking everything right or wrong. So this will definitely improve your communication skill as well and your writing skill as well, and definitely and ultimately you will be able to understand what is being told to you. आप अब ये समझने में सक्षम होंगे कि आपको क्या कहा जा रहा है और उसका वास्तविक रूप से क्या मतलब है। काफ़ी ईज़ी वे भी है ये। हाँ, ईज़ी करना ही तो टीचर का काम है। टीचर का काम ही क्या है? अगर कोई आपसे पूछे व्हाई डू यू वांट टू बिकम टीचर? जस्ट सिंपली से दैट आई वांट टू सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम इन अ सिंपल वे। कि मैं सिर्फ़ डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो माय डियर, अगर आप देखेंगे तो मैंने चैट में और कहीं न कहीं स्टडी वाले उसमें भी कहीं न कहीं मटेरियल में इसका कल ही क्वेश्चन पेपर डाल दिया था, क्योंकि कल लगभग ये कोर्स कंप्लीट हो गया था, आज एक क्लास रह गई थी। तो आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और टीचमेंट ऐप अपडेट हो गई है, आपको एक नई ऐप डाउनलोड करनी पड़ी होगी, उसका मैसेज भी आपको मिल गया होगा। अब वो पुरानी ऐप काम नहीं करेगी, नई वाली ऐप ही आपके लिए काम करेगी। तो कल आपको हो सकता है इसी वजह से प्रॉब्लम हुई हो जॉइन करने में या क्लास के नोटिफ़िकेशन आने में। तो अभी आपको बिल्कुल कि ईज़िली ये कन्फर्म हो गया है कि आपको ये नए वाली ऐप अपने फ़ोन में रखनी है। सब कुछ इसमें मिल जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग सेक्शन वगैरह सब है। तो वो आपको पेपर मिल गया होगा, वो क्वेश्चन्स आपको सॉल्व करने हैं। एब्सेंट नहीं होना है कल की क्लास में बिल्कुल भी, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट मेरा ये पढ़ाना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन्स मैंने आपको दिए हैं, उनको सॉल्व कराना है। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिएगा और कल जब मैं आपसे कहीं न कहीं क्वेश्चन पूछूँगा, तो आप उसके आंसर दे पाएँ। पूरा टाइम दीजिएगा, नोट्स जो ये रखे हैं पीडीएफ के इन्हें रखिएगा। जो-जो वर्ड्स मैंने लिखवाए हैं, जो-जो ग्रामर मैंने लिखवाई है, वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन्स हैं, आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएँगे। जब आप उन्हें सॉल्व कर पाएँगे, तो आप दुनिया की किसी भी बुक से टेंस के क्वेश्चन उठाइएगा, आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाएँगे। तो इसी के साथ आज की क्लास मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क, अदरवाइज़ आई विल लीव द क्लास नाउ। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।